मैं एक कंट्रोवर्शियल चीज बताना चाहूंगा, बट स्लोली SEO is getting dead. Oh, SEO is slowly getting dead for many different industries. हमारे ज्यादातर व्यूअर्स है वो इंडियन MSME के हैं और B2B सेगमेंट्स में डील करते हैं। तो अगर उनको कल से ही स्टार्ट करना है तो ऐसे कौन से चेकलिस्ट आप बताओगे कि जो ध्यान में रख के वो इजीली जर्नी स्टार्ट कर सके? एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो तो आप जनरली लिखते हो ऐड टू कार्ट। प्रोडक्ट के नीचे एक बटन आता है ऐड टू कार्ट, उसकी जगह पे अगर आप उसको बाय नाउ कर देते हो, बाय नाउ, आपका 5% कन्वर्जन बढ़ जाए। ओके, अभी जो कॉन्सेप्ट मार्केट में है उसको बोलते हैं D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स। ओके, पूरा चैनल ही चला गया, क्योंकि ये रोटी कपड़ा मकान का जमाना नहीं है, ये कन्वीनियंस का जमाना है। लोगों को कन्वीनियंस चाहिए। दूसरी एक आपने चीज मेंशन की है रीमार्केटिंग, वो एग्जैक्टली क्या है? वो बोलते हैं ना कंटेंट इज द किंग। मैं बोलता हूँ कंटेंट इज नॉट जस्ट द किंग, इट इज द किंगडम। वो कितना इफेक्टिव है, वो कितना ऑडियंस को कनेक्ट करता है, रिलेट करता है, उसके ऊपर पूरी गेम होती है। Do you know ignoring online marketing is like opening a business but not telling anyone? Hello everyone, welcome back to our channel. This is Raj from Radical Tech Art, your process automation strategist. Today we have a very special guest joining us, Mr. Rushik Shah. He is my mentor also. He is founder and CEO of Alak Malak Technologies Private Limited. Rushik Shah is not your ordinary digital growth strategist. He is on mission to empower agency owners to take their business to the next level using smart strategies that really work. But that's not all. Rushik is also the author of best-selling book, The Thing in Marketing, summarizing Rushik's extensive 16 years of experience in the digital world. It's packed with real-life examples that many entrepreneurs can relate to. So let's get ready to gain some valuable insights as Rushik will take us on the journey of digital marketing. So, Rushik भाई, मुझे आप अपने बैकग्राउंड से बताओ कि मतलब आपकी जर्नी जब स्टार्ट हुई थी तब डिजिटल मार्केटिंग इतना प्रमोट नहीं हुआ था। एक हमारी जनरेशन ऐसी है कि हमने बिल बोर्ड वाली दुनिया भी देखी है, एंड देन अभी मार्केट जैसे शिफ्ट हुआ है कि डिजिटल मार्केटिंग के बिना मार्केटिंग बहुत कम हो गया है। तो आप अपनी जर्नी बताओ कि कैसे इस फील्ड में आए और आपका बैकग्राउंड क्या है? मेरी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी शुरू हुई थी 2003 में, जब मैंने एक छोटा सा पोर्टल बनाया था। मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया का, और एक डायरेक्टरी बनाई थी उसमें, तो उस एरिया के सारे लोगों को मैंने वहाँ पे लिस्ट करा था। और तब गूगल नहीं था, तब याहू का ज़माना था। ओके, तो याहू पे अगर कोई सर्च करता था वो एरिया का नाम लेके किसी भी कैटेगरी को, तो मेरा पोर्टल ऊपर आता था। तो वैसे मुझे लोग कांटेक्ट करते थे और फोन करते थे, मेरा भी नाम इसके अंदर डाल दे। गूगल उसके बाद पॉपुलर हुआ धीरे 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 धीरे, और फिर गूगल से लोग स्टार्टिंग में डिजिटल मार्केटिंग, मतलब गूगल में SEO कहते थे उसको, सर्च इंजन मार्केटिंग, वहां से जनरली लोगों की जर्नी शुरू होती थी। ओके। सो मैंने सुना है आपने एक बुक भी लिखी हुई है, तो क्या इंस्पिरेशन के साथ वो आपने मेरा जो 17-18 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, तो मैंने सोचा कि वो लोगों तक पहुंचे, और लोगों तक पहुंचाने का एक इजी माध्यम है बुक, क्योंकि बुक स्टेज फॉर एवर। हाँ, वो बात अलग है कि टेक्नोलॉजी के युग में कुछ नया नया आता रहता है, जो बुक में लिखा है वो शायद 6 महीने के बाद थोड़ा सा इरेलेवेंट हो सकता है, बट उसके पीछे का जो थॉट प्रोसेस यही है कि ज़्यादातर लोगों तक वो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो पहुँचे। जो गलतियाँ मैंने करी है या मेरे कस्टमर्स ने करी है वो आप ना करें। बहुत सिंपल एम है। ओके, बिकॉज वी लर्न थ्रू फेलियर्स एवरी स्टेप। ऐसा कहते हैं ना कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो साइकिल सीखता है, तो साइकिल सीखता है तो सीखते सीखते क्या होता है, वो जब तक गिरता नहीं है तब तक वो सीखता नहीं, ऐसा कहते हैं। क्यों ऐसा होता है कि वो एक बार साइकिल उसने चालू कर दी किसी के सपोर्ट से, फिर वो थोड़ा लेफ्ट साइड पे झुकेगा तो साइकिल लेफ्ट साइड पे गिर जाएगी, राइट साइड पे झुकेगा तो राइट साइड पे गिर जाएगी। तो ब्रेन को वो ट्रेन करता है, वैसा ही। ओके, दैट्स ग्रेट।
सो ऋषिक भाई, आज का पॉडकास्ट हम थोड़े मिथ्स एंड ट्रुथ से स्टार्ट करते हैं, ताकि क्या है हमारे व्यूअर्स ज़्यादा कनेक्ट कर पाए। सो मैं मेरा एक एज ए कस्टमर मिथ्स बता रहा हूँ कि जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट नहीं किया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जस्ट मतलब ये लोगों को मैसेजेस विश करने के लिए होता है। एंड उसके बाद जैसे ही मार्केट ग्रो किया, हर जगह पे कुछ भी प्रमोट करना है तो उसके बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर अगर आप पर डे के कुछ चीज़ें प्रमोट करते हो, 100 या 200 या फिर 1000 का कुछ कैंपेन रन करते हो, तो उसका आउटकम मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इट्स वेरी बिग रिस्क दैट। तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताओ कि क्या ये सच है? सी देखो, दो तरह के कैंपेन होते हैं, एक है ऑर्गेनिक और दूसरा है पेड। मतलब बिना कुछ खर्चा करे ऑर्गेनिक भी मिलियंस ऑफ व्यू तक जा सकते हैं, ओके। और बहुत सारा खर्चा करने के बाद वो पेड वीडियो भी आपके टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंच सकता। सो इसमें स्ट्रैटेजी इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप किसको आपका वीडियो दिखाना चाहते हो, कब दिखाना चाहते हो, और उनका एंगेजमेंट आप क्या चाहते हो। मतलब एग्जांपल कि अगर आप बिजनेस ओनर हो, आप इंडस्ट्री का काम करते हो, और आपको कोई ऐसा ऑडियंस मिले जो स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट है, वो इंडस्ट्री के ऑडियंस का जो कंटेंट है वो अगर एक स्पोर्ट एंथुजियास्ट देखेगा तो उसको वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। सो टारगेट ऑडियंस मैटर्स द मोस्ट। और ऑब्वियसली आपका जो कंटेंट है, वो बोलते हैं ना, कंटेंट इज द किंग। मैं बोलता हूँ कंटेंट इज नॉट जस्ट द किंग, इट इज द किंगडम। वो कितना इफेक्टिव है, वो कितना ऑडियंस को कनेक्ट करता है, रिलेट करता है, उसके ऊपर पूरी गेम होती है। सो जनरली पैसा नहीं खर्चना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं खर्चते, हम ऐसा नहीं कहते कि खर्चना चाहिए, बट स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करते हो तो आप ऑर्गेनिकली अपना कंटेंट रखिए और देखिए कि किस टाइप का कंटेंट आपके टारगेट ऑडियंस एंगेज कर रही है। उसके बेस के ऊपर फिर उसमें आप पेड एडवर्टीजमेंट के बारे में सोचिए। और पेड एडवर्टीजमेंट का ऐसा है कि अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली छोटा स्मॉल बिजनेस ओनर भी नहीं उसको कंटिन्यू करेगा, या बड़ा बिजनेस ओनर भी उसको कंटिन्यू नहीं करेगा। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मिनिमम रिक्वायर्ड इन एनी काइंड ऑफ पेड कैंपेन्स। ओके। मुझे अब ऐसे समझाओ कि लाइक हमारे ज़्यादातर व्यूवर्स है वो इंडियन एमएसएमई के हैं और B2B सेगमेंट्स में डील करते हैं। तो और उसमें से बहुत सारे बिजनेस ओनर्स ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं और लोगों ने अभी तक डिजिटल मार्केटिंग को अडॉप्ट नहीं किया। राइट। तो अगर उनको कल से ही स्टार्ट करना है तो ऐसे कौन से चेकलिस्ट आप बताओगे कि जो ध्यान में रख के वो इजीली जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। अगर B2B ऑडियंस है, सो मतलब कि आपको पता है आपका कस्टमर किस टाइप का है और उसमें डिसीजन मेकर कौन है। सो डिसीजन मेकर इज जनरली डिफाइंड एज द मैन, पर्सन हु हैज द मनी, अथॉरिटी एंड नीड। अब कोई जगह पे बिजनेस ओनर मैन नहीं होता है। अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका परचेज मैनेजर या तो उसका यूजर डिपार्टमेंट का जनरल मैनेजर वो मैन होता है। घर का वॉशिंग मशीन अगर बेचना है तो भले वो गृहिणी, जो घर की गृहिणी है, वो कंज्यूम है, जो कंज्यूम करने वाली है, बट उसका पेमेंट उसका पति करने वाला है। तो मार्केट पति को करा जाता है, गृहिणी को यूज करना है। कंज्यूमर कोई और है, पेमेंट कोई और कर रहा है। राइट। सो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कंज्यूमर, आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कंज्यूमर को मार्केट करने से इजीली जनरेट हो जाएगा, या तो फिर बिजनेस ओनर को कि भी इसका फायदा दिखा कि आप ये चीज अपने टीम में इंप्लीमेंट करोगे तो आपको ये फायदा होगा, तो बिजनेस ओनर को करिए। और टीम का कुछ आप हेल्प कर रहे हो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज, सो टीम को फोकस करके उस पे मार्केट करिए। अब पहले क्या होता था, कोल्ड कॉलिंग होती थी, बैनर एडवर्टीजमेंट होती थी, टीवी एड्स होते थे। उसका इम्पैक्ट आज डिजिटल वर्ल्ड में आप मेजर नहीं कर पाते। आज आपने शहर में किसी भी कोने में कहीं पे एक बैनर लगा दिया, बड़ा सा होर्डिंग, अब उसमें से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कितनी रीच जनरेट हुई, वो ट्रैक करना डिफिकल्ट है। वर्सेस डिजिटल के अंदर इट इज वेरी इजी टू ट्रैक कि भाई वो कौन सी क्लिक से, कौन से लोकेशन से, कितने बजे वो बंदा आया, और वो आपकी साइट पे आके उसने क्या करा, उसने लीड दी या तो देख के चला गया। सो B2B सेगमेंट में स्पेसिफिकली एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका इंडस्ट्री सप्लाईज का काम है तो आपका टारगेट ऑडियंस लेट्स से बड़ी इंडस्ट्रीज है जहां जिनको ऑटोमेशन करना है एग्जांपल्स के तौर पे। तो ऑटोमेशन करने के लिए, ऑटोमेशन से सबसे ज़्यादा फायदा किसका होगा?
ऑटोमेशन से सबसे ज्यादा फायदा बिजनेस ओनर का होगा कि आपको या तो लोग कम चाहिए होंगे, या तो क्वालिटी इंप्रूव होगी, या कंसिस्टेंसी इंप्रूव होगी। तो आपको बिजनेस ओनर को पकड़ना है। कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री आपने अगर तय की है, तो आज लिंक्डइन के माध्यम से, लिंक्डइन का एक आता है सेल्स नेविगेटर, लिंक्डइन उसकी चार्ज लेता है 5,000-6,000 रुपए के आसपास उसका चार्ज रहता है 1 मंथ का, मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल पे, जिससे आप ज्योग्राफी मतलब कंट्री, स्टेट, सिटी लेवल पे स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के स्पेसिफिक CXO की भाई चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, CEO, चीफ एवरीथिंग ऑफिसर, किसी को भी आप टारगेट कर सकते हो, उसका प्रोफाइल देख सकते हो और वो प्रोफाइल में जाके उसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हो। अब ऐसा होगा कि आपने 100 लोगों को कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, सब लोग आपका कनेक्शन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर 20% लोगों ने भी आपका कनेक्शन एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर वो कनेक्शन एक्सेप्ट करने के बाद उसको आप डायरेक्ट मैसेज डाल सकते हो। वो डायरेक्ट मैसेज उसके लिंक्डइन के इनबॉक्स में भी आता है और उसको ऑटोमेटिक उतने ईमेल आईडी पे ईमेल भी जाता है। इससे बढ़िया टूल मेरे हिसाब से आज की तारीख में कोई भी नहीं है, अगर आपका कस्टमर फोकस B2B है। राइट। अब उसकी भी टेक्निक्स आती है कि क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कितना लिखना चाहिए। ओके, सो आप मुझे थोड़ी केस स्टडी से समझा सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या है, और आपकी जर्नी में आपने ऐसी कौन सी सक्सेस स्टोरी देखी है कि मतलब उनका बिजनेस 2x 3x या 10x तक ग्रो किया हो जस्ट बिकॉज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर हम हमारे लिए नहीं कर सकते तो किसी और के लिए नहीं कर सकते। सो जब हमने 2006 में मैंने फोकस किया डिजिटल मार्केटिंग पे, तब बहुत कम प्लेयर्स थे। सो हमारी एक डिजिटल मार्केटिंग की हमारे 3 वर्टिकल्स हैं। एक डिजिटल मार्केटिंग इटसेल्फ, वेबसाइट डेवलपमेंट का हमारा एक है, और एक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का। 3 वर्टिकल्स में हम ऑपरेट करते हैं। तो हमने सोचा कि चलो हम पहले हमारा खुद का डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि उस जमाने में डिजिटल मार्केटिंग वाज SEO। तो SEO माने गूगल के अंदर आपकी साइट को सबसे ऊपर डिस्प्ले कैसे करा जा सकता है। तो उसमें हमने रिसर्च करा तो हमें पता लगा कि एक कीवर्ड है वेब डेवलपर इंडिया। हमारा टारगेट ऑडियंस था फॉरेन के कस्टमर्स, इंडिया के बाहर रहने वाले लोग, बिजनेस ओनर्स, जिनको इंडिया में किसी डेवलपर को काम देना है, वो ये कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा एक कीवर्ड था वेब डेवलपमेंट कंपनी इंडिया, मतलब इंडिया की कोई वेब डेवलपमेंट कंपनी या तो इंडिया का कोई वेब डेवलपर इंडिया। ये कीवर्ड को हमने ऑप्टिमाइज करा, हमारी वेबसाइट उस तरीके के चेंजेस करे जिससे वो पहले नंबर पे कंसिस्टेंटली 12 साल तक हम टॉप पोजीशंस पे थे उसके। अच्छा। तो मतलब जो इंडिया की जो टॉप वेब डेवलपमेंट कंपनीज थी, उनका सबका एक ही मिशन था कि हमें भी ये नंबर 1 पोजीशन चाहिए। और हम वो नंबर 1 पोजीशन के कारण रात को जब सो जाते थे और सुबह उठते थे, दिन की कम से कम 2 से लेके 4 एवरेज इंक्वायरीज एवरी सिंगल नाइट। सो बेसिकली हम ये कहते भी थे, जनरेट लीड्स व्हाइल यू स्लीप। सोते सोते लीड्स जनरेट होती थी। सही है। ओके, सो आपको ये जो सक्सेस मिली, तो मैंने आपकी बुक अभी तक पढ़ी नहीं है, बट उसमें आपने नाम लिखा है थिंक इन मार्केटिंग। तो उसका जो फ्रेमवर्क है वो आप थोड़ा डिटेल में समझाओगे कि उसका फ्रेमवर्क क्या है? सो बेसिकली ये बहुत सिंपल फ्रेमवर्क है कि पहले आप टारगेट ऑडियंस क्या है आप आइडेंटिफाई करो, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता कि आपको किसको अपनी चीज के बारे में बताना है, मार्केट करना है। सो उससे पहले मैं कहूँगा कि एक मार्केटिंग का एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है। मार्केटिंग मीन्स टू मार्केट टू द अननोन। जिनको आपके बारे में नहीं पता उनको आप मार्केट करिए, उसका मतलब होता है मार्केटिंग। और वो मार्केटिंग का सिंपल फंक्शन है टू जनरेट लीड। लीड जनरेट होगी, फिर सेल्स टीम आती है जो सेल्स का काम करती है। जनरल परसेप्शन एक बिजनेस ओनर का होता है वो मार्केटिंग और सेल्स सब एक ही होता है। उसके यहाँ मार्केटिंग का भी बंदा एक ही होता है, सेल्स का बंदा एक ही होता है, बट वो एक्चुअली 2 अलग फंक्शंस है। एक का सिर्फ एम एक ही है कि लीड जनरेट हो, और एक का एम है कि वो लीड जो आई है वो रेवेन्यू में कन्वर्ट हो, सेल में कन्वर्ट हो। तो मार्केटिंग की फ्रेमवर्क की बात करें तो फ्रेमवर्क बहुत सिंपल है कि यू आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस, you identify what platform you want to use and create content which connects to that audience, and the fourth part is to measure that
and take corrective action based on the flywheel concept. अब ये फ्लाईव्हील कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो बहुत सालों से यूज किया जाता है. सो बहुत सिंपल है उसका कि मल्टीप्लाई व्हाट वर्क्स एंड चेंज व्हिच डज नॉट वर्क. मतलब जो चीज अच्छी चल रही है उसको मल्टीप्लाई करिए और जो चीज नहीं चल रही है उसको चेंज करिए. अपने इंडियन भाषा पे उसको जुगाड़ बोलते हैं. राइट. ओके. सो आपने जैसे बताया कि मार्केटिंग सेल्स डिफरेंट है, तो आप मुझे ये बताओ कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग ये दोनों भी सब लोग सिमिलर ही समझते हैं. राइट. तो आप एग्जांपल के साथ समझो कि दोनों कैसे डिफरेंट है. उस पे वो मेरा एक वायरल क्लिप है, मैं आपको वो शेयर करूंगा और आप इस पॉडकास्ट के अंदर उसको रख सकते हो. सो सी, ब्रांडिंग मेरे हिसाब से लोगों को उल्लू बनाने का एक तरीका है. बट एक्चुअली ब्रांडिंग क्या होता है कि व्हाट पीपल, लोगों को आपके ब्रांड के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में क्या समझते हैं उसको ब्रांडिंग कहते हैं. व्हाट पीपल परसीव यू इज कॉल्ड ब्रांड. एंड मार्केटिंग इज सिंपल, जो पहले मैंने बताया, इट इज जस्ट अ सिस्टम टू जनरेट यू लीड्स. अब जितना लोग बोलेंगे ये तो ब्रांड है और ये ब्रांड नहीं है, तो लोगों का जनरल परसेप्शन ऐसा है कि ये ब्रांड है ना, मतलब इसको ज्यादा पैसा दे सकते हो, और ये अभी ब्रांड नहीं है ना तो इसको कम पैसा देंगे. अब वो ब्रांड बिल्ड होती है, लोगों ने वो उसको ब्रांड क्यों बनाया, उसकी सर्विस ऑफरिंग्स ऐसी होगी जो लोग पसंद करते होंगे, जो हाई क्वालिटी का हो सकता है. अच्छा, क्वालिटी से एक बात याद आई कि जनरली ऐसा होता है कि हम क्वालिटी से ही सब मेजर करते हैं कि इसकी अच्छी क्वालिटी ना मतलब ये ब्रांड. बट ऐसा जरूरी नहीं है. हम कोई भी बिजनेस जब शुरू करते हैं तो हमारे पास 4 की फोकस एरियाज होते हैं. एक, या तो आप सबसे सस्ता बेचो, या तो आप सबसे महंगा बेचो हाई क्वालिटी का, या तो आप सबसे जल्दी सर्विस प्रोवाइड करो. आपका फोकस एरिया क्या है? क्या आप सस्ते हो, क्या आप महंगे हो, या तो क्या आप जल्दी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो. राइट. ब्रांड तीनों में बन सकता है. मैं एग्जांपल कह सकता हूँ कि मोबाइल फोन की दुनिया में सैमसंग इज नोन फॉर देयर सर्विस, एप्पल इज नोन फॉर देयर क्वालिटी प्रोडक्ट, एमआई जो आईफोन से सिर्फ 10% कम फीचर्स देती होगी और कॉस्ट में वेरिएशन देखिए, एक का किडनी का भाव है, और एमआई सबसे सस्ता बट क्वालिटी में इतना भी फर्क नहीं. राइट. So that is, they individually, each of these companies have created their own brand. They are known for what they do the best. That is called a brand. Okay. And that is how they market themselves. अगर आज आईफोन बोलेगा मैं सबसे सस्ता फोन हूं तो क्या कोई लेगा? कोई आईफोन नहीं लेगा. और एमआई बोलेगा मैं दुनिया का सबसे बेस्ट फोन बनाता हूं तो लोग तो भी उसको सस्ता ही गिनेंगे, बिकॉज उसने अपनी ब्रांड बनाई है उस चीज के. अब इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जांपल दूं तो अगर आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हो और आप आपके कस्टमर को ऐसा मार्केटिंग करते हो कि सर हमारी सर्विस आफ्टर आप प्रोडक्ट खरीदो ना उसके बाद सर्विस सर भयंकर होगी, वर्सेस आप कस्टमर को ऐसा बोल रहे हो कि सर ये आप प्रोडक्ट लोगे ना तो हमारी सर्विस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. अब वो लोग कौन सा सही पड़ेगा, कौन सा आगे पड़ेगा? सोचो. सर्विस की जरूरत ना पड़े. राइट. और उसमें भी एक मेरे मेंटर ने बताया था, मार्केट योर प्रोडक्ट्स एज सर्विसेज एंड सर्विस योर products, not as products but as services. So sell your products as services and sell your services as products. If you are able to do that in your business, growth is bound to happen. बहुत डीप लाइन बता दिया आपने. मैं अभी देख रहा हूँ कि अगर इसको सच में इम्प्लीमेंट किया जाए तो हम मार्केट में जो कॉम्पिटिटर्स है उनसे कहीं आगे निकल जाए. एब्सोल्युटली. क्योंकि ये सोच ही नहीं है. एब्सोल्युटली. क्योंकि एज अ बिजनेस ओनर जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका हमेशा फोकस आपकी प्रोडक्ट पे रहता है. एंड पीपल मिस आउट ऑन द सर्विसेज पार्ट. सिमिलरली जब आप सर्विसेज बिजनेस में हो तो यू मिस आउट ऑन द प्रोडक्ट पार्ट. सो यू मेक योर सर्विसेज, or I would say package your services as if it's a product and package your product as if it's a service. So आपने जैसे प्रोडक्ट का डिटेलिंग समझाया सर्विसेज के लिए, मुझे ये बताओ कि अगर टारगेट ऑडियंस डिफाइन करनी है
तो उसमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? टारगेट ऑडियंस डिफाइन करने के लिए सबसे पहला आता है कि वो कौन से लोकेशन से है। ओके। अब लोकेशन मतलब आपके सेम सिटी से, सेम स्टेट से, कोई और स्टेट से। उसमें भी आप ए बी स्प्लिट टेस्ट कर सकते हो। ए बी स्प्लिट एक सिस्टम है जहाँ पे आपके पास चॉइस है कि आप पहले आपके शहर में, आपके स्टेट में आप काम कर रहे हो, अब आपको एक्सपांड करना है, तो आप स्टेट ए में एक्सपांड करोगे या स्टेट बी में एक्सपांड करोगे, आप कैसे चूज करोगे? तो सिंपल टेस्ट करके कि भी चलो एक हफ्ता स्टेट ए में जाके आते हैं, एक हफ्ता स्टेट बी में जाके आते हैं, जहाँ से रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है वहां पे पहले एक्सपांड करने का। So that is the A/B split test. Okay. So we generally do this in marketing a lot. जैसे मैंने आपका कंटेंट पब्लिश करा, हम सेम कंटेंट को दो अलग तरीके से पब्लिश करा और देखा कि कौन सा वाला कंटेंट अच्छा चल रहा है। जो अच्छा चल रहा है उसको मल्टीप्लाई करा और जो नहीं चल रहा है उसको चेंज करके नेक्स्ट अल्टरेशन करा। ओके। सो मुझे ये जानना है कि डिजिटल मार्केटिंग की जो दुनिया है उसमें ये कन्वर्ट हो रही है कि नहीं हो रहा है, वो देखना हो तो उसके लिए कोई टूल अवेलेबल है? बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। सबसे पहले तो आप जहाँ पे पोस्ट कर रहे हो, अच्छा आप फेसबुक में पोस्ट कर रहे हो तो फेसबुक आपको नीचे दिखाता है एज अ ओनर वो कितने व्यूज आए हैं, कितने लोगों ने उस पर कमेंट करी है, कितने लोगों ने लाइक करी है। अगर आपका वेबसाइट है तो वेबसाइट के लिए गूगल एनालिटिक्स, गूगल कंपनी ने एक फ्री टूल बनाया है जिसको आप इंस्टॉल कर देते हो उसका पिक्सल, उसके बाद आपको सारा डेटा उनके पैनल में दिखता है कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कौन से पेज से एंटर कर रहे हैं और कौन से पेज से ज्यादा लोग बाहर चले जा रहे हैं। सो रुचिक भाई, मुझे जानना है कि मैंने एक वर्ड तो सुना था SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बट आपने एक सर्च इंजन मार्केटिंग का भी नाम लिखा है, तो एग्जैक्टली वो क्या है, वो थोड़ा डीप में समझाओ आप। श्योर। सो सर्च इंजन मार्केटिंग मतलब सर्च इंजन के अंदर आपका विजिबिलिटी ऊपर आए, उसके लिए जो करना पड़े वो सब कुछ। अब किसी के लिए वो वेबसाइट के थ्रू भी है कि भाई वेबसाइट ऊपर आवे, वो होता है, हो गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, की उसको ऑप्टिमाइज करके मार्केटिंग का जो फंक्शन वाया गूगल होता है कि कोई भी आपका टारगेट ऑडियंस आपके रिलेटेड कुछ कीवर्ड लिखता है कि आप मशीन मैन्युफैक्चरर हो, उस पर्टिकुलर कैटेगरी के मशीन मैन्युफैक्चरर से आप टेक्सटाइल की मशीन्स बनाते हो, तो टेक्सटाइल मशीन मैन्युफैक्चरर, और फिर वो रीजन लिखता है कि भाई दिल्ली, तो दिल्ली में टेक्सटाइल मशीन मैन्युफैक्चरर कौन है, तो गूगल एक सर्च पेज रिजल्ट देता है। अब गूगल भी हर रोज इनोवेट करता है। पहले सिर्फ गूगल वेबसाइट की डेटा देता था और स्पॉन्सर्ड की डेटा देता था, जिसने गूगल को पेड एड्स का पैसा दिया है वो ऊपर आता है, और फिर नीचे ऑर्गेनिक लिस्टिंग बोलते हैं जो जेनेरिकली आता है। अब गूगल ने इनोवेशन कर दिया, बहुत सारी चीजें उसमें ऐड करी है। सबसे पहले उसने ऐड करा गूगल लोकल लिस्टिंग, माने आपका गूगल माई बिजनेस के अंदर जो आपने अपना लिस्टिंग गूगल में जो प्रोफाइल बनाया है वो पहले दिखेगा। फिर उससे भी पहले गूगल रिच स्निपेट दिखते हैं। बेसिकली रिच स्निपेट एक ऐसी चीज है जो आपकी वेबसाइट के अंदर आपके वेब डेवलपर इंस्टॉल करके देते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जनरली उसमें यूज होते हैं, वो चीजें डायरेक्टली गूगल सर्च रिजल्ट्स में दिखा देता है ताकि यूजर को वेबसाइट ब्राउज करने जाना ना पड़े। एग्जाम्पल कि भाई इंडिया में कितने स्टेट्स है, तो इंडिया में इतने स्टेट्स है वो वहाँ ऊपर ही दिखा देगा, वो वेबसाइट खोलने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब रिच स्निपेट नया नया आया तो लोगों के वेबसाइट का ट्रैफिक ड्रॉप हो गया था, क्योंकि वो कंज्यूमर जो वो इंफॉर्मेशन ढूंढने आया उसको इंफॉर्मेशन गूगल ने उधर ही दे दी, तो वो वेबसाइट खोल के देखने नहीं जाता था। दूसरा गूगल ने अभी रिसेंटली इनोवेट किया है कि गूगल ने अपना खुद का AI जेमिनी लॉन्च किया है। तो आप जब सर्च करोगे ना तो आपको रिजल्ट्स जनरेटिव AI जेमिनी से पहले दिखा देगा, फिर वो रिच स्निपेट आएगा, फिर वो गूगल लोकल लिस्टिंग आएगा, फिर स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग आएंगे और फिर ऑर्गेनिक आएगा। तो मैं एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज बताना चाहूंगा, भले मैंने डिजिटल मार्केटिंग और SEO पे बुक लिखी है, बट स्लोली SEO इज गेटिंग डेड। SEO is slowly getting dead for many different industries. For some, it is still relevant. मतलब वो 100% डेड नहीं हुआ है, बट उसका इम्पोर्टेंस धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर आप गूगल के पास्ट
3 साल के गूगल एड्स के अर्निंग्स भी अगर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि उनका ग्रोथ स्टैग्नेंट हो रहा है। लोग अगर गूगल सर्च ही नहीं करेंगे तो गूगल को एड रेवेन्यूज कैसे मिलेगी, गूगल के रेवेन्यूज कैसे बढ़ेंगे? राइट। तो ऋषिक भाई, मुझे इसमें जानना है कि लाइक हमारा जो बिजनेस अकाउंट है गूगल में, तो उसके साथ हमने फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें लिंक की हुई है और हमारी वेबसाइट भी है। पर ज़्यादातर हम ये सारी चीज़ों में इतना एसईओ मैनेज नहीं करते, बट स्टिल मतलब कोई इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इन अहमदाबाद गांधीनगर लिखता है तो हमारा फर्स्ट टाइम पे आ जाता है। तो उसका क्या रीज़न है? मतलब किसी भी बिजनेस को चलने का एक ही रीजन होता है, डिमांड एंड सप्लाई। ओके, सेम रूल एसईओ में भी अप्लाई होता है कि अगर पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर इतने सारे लोग अगर नहीं है जो वो सर्विस को ऑफर कर रहे हैं तो जो कम लोग हैं वही दिखेंगे। बट जब ज्यादा लोग हैं, अगर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन करने वाले आपके शहर में अगर 500 से ज्यादा लोग हैं, तब गूगल वो सारी दूसरी सिग्नल्स देखेगा जिससे गूगल को पता लगेगा कि ये मोर वैल्यूएबल है दूसरे के कंपैरिजन। और जब आपने बोला कि आपने आपकी सारे प्रॉपर्टीज, हम उसको प्रॉपर्टीज बोलते हैं, आपकी फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, वो सारी प्रॉपर्टीज को लिंक करके रखा है। मतलब गूगल को पता है कि आपकी कंपनी गूगल पे ये नाम से है और ये फेसबुक पे यहाँ पे है, व्हाट्सएप पे यहाँ पे है। राइट। ओके, सो आपने जैसे बताया एसईओ इज गेटिंग बैक, शायद 5 साल के बाद उसका इतना महत्व ना रहे, तो अभी से बिजनेस ओनर कौन सी चीज़ों पे फोकस करे कि वो आने वाली टेक्नोलॉजी के साथ चल पाए? तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? मार्केटिंग का दूसरा नियम, मार्केट वेयर योर कस्टमर्स आर। यू शुड मार्केट वेयर योर कस्टमर्स आर। आप आज एक नॉर्मल आदमी को अपने फोन के ऊपर क्या करते हुए देखते हो? लोग पूरे दिन रील्स देखते हैं। एग्जैक्टली, रील्स देखते हैं। दैट्स योर आंसर, मार्केट वेयर योर कंज्यूमर्स आर। सो आज की तारीख में ऑन एन एवरेज एक बंदा कम से कम 20 मिनट्स उस रील के पीछे देता है। और वो रील्स भी एकदम ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से बनाई गई कि आपको जिस टाइप का कंटेंट आप कंज्यूम करते हो वैसा ही दूसरा कंटेंट आपको दिखाया जाता है। सो वो स्टिकीनेस उसके अंदर ऑटोमेटिक है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या आप वो करते हो? राइट। ज्यादातर लोग नहीं करते। उनको रियलाइज होगा 2-4-5 साल बाद, तब कुछ और नया आ गया होगा। करंटली इफ यू वांट टू डू डिजिटल मार्केटिंग फॉर जीरो कॉस्ट, स्टार्ट मेकिंग रील्स। ओके, ये आपने बहुत अच्छी चीज़ विथ एग्जाम्पल समझाई। बट दूसरा मुझे आपको ये बताना है कि लास्ट 10 साल में जो मीडिया इंडस्ट्री चेंज हुई है, पहले ऐसा था कि हमें कोई भी चीज़ का वीडियो बनाना है तो उसके लिए प्रोडक्शन टीम लगती थी, कैमरा सेटअप लगता था, लोकेशन लगता था। बट जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आई, आज पूरी दुनिया मोबाइल फर्स्ट अप्रोच को ही फोकस करती है। एब्सोल्युटली। तो अगर मोबाइल फर्स्ट अप्रोच इतना डोमिनेट करेगा नेक्स्ट 10 साल के अंदर, तो रील के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर अभी हमें फोकस करना चाहिए? वो आप थोड़ा बता सकते हो? श्योर। उससे पहले में आपने जो बात करी कि मोबाइल फर्स्ट अप्रोच, सो अभी हो क्या गया है कि जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, जेन जी जिसको नाम दिया जाता है, उनको ज्यादातर ये बेसिक चीजें पता होती है। और एआई टूल्स के आ जाने के बाद वो खुद से ही काफी सारी चीजें करने लग गए हैं, जिसके कारण से उनको प्रोडक्शन टीम की जरूरत नहीं पड़ती। एंड द मैटर ऑफ फैक्ट, वर्ल्ड में जितने भी वीडियोस या तो रील्स वायरल हुए हैं, उसमें से मेजॉरिटी परसेंटेज रॉ है। मतलब वो कोई प्रोफेशनल ने एडिट नहीं करे हैं। जनरल बिजनेस कंसेप्शन यही रहता है कि मैं जब वीडियो बनाऊं ना तो एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए। एक वीडियो के पीछे 25,000 रुपए के कोट्स आते हैं और लोग देते भी है उतना पैसा। वर्सेस एक अपने सिंपल फोन से अपने आगे रख के फोन को रिकॉर्डिंग करके उसको पोस्ट करने पर
मिलियंस ऑफ व्यूज लोगों के आते हैं विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी ऑन पेड एड्स। सो आपने जैसे बताया कि सर्च इंजन मार्केटिंग में हमें हमारे ब्रांड को कैसे टॉप पे लाना है, उसके लिए आपने थोड़ी समझा। मुझे अभी इसमें ऐसा जानना है कि जैसे आपने नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया कि शायद एसईओ इतना पावरफुल ना रहे, तो फिर भी अगर हमें ऐसे कोई भी फ्यूचर में सर्च इंजन आते हैं लाइक गूगल है या कोई भी है XYZ, तो उसमें हमें अगर टॉप 10 में रहना है तो उसके लिए क्या आप सजेस्ट करोगे कि क्या क्रिटिकल एलिमेंट्स है जिसके ऊपर अभी से फोकस किया जाए? ओके, सो मैंने ऐसा नहीं कहा कि कोई और सर्च इंजन आएगा। गूगल इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब और गूगल का जो एल्गोरिदम है वो वर्ल्ड का बेस्ट है। गूगल से पहले याहू था, बट याहू ने अपने एल्गोरिदम को नहीं इतना अपडेट किया कि यूजर के इंटेंट के बेस के ऊपर वो रिजल्ट दे। सो गूगल ने ये डे वन से उसका फोकस रखा है कि यूजर का इंटेंट क्या है, उसी बेस के ऊपर उसको रिजल्ट्स दिखने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लेट्स से कुछ सर्च कर रहे हो मोबाइल, अगर आपको एक मोबाइल फोन परचेस करना है तो आप सर्च करोगे मोबाइल फोन शॉप नियर मी। अगर आपको दुकान से बाय करना है तो आपको वो शॉप की लिस्ट दे देगा। आप स्पेसिफाई करते हो कि मुझे एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए जो कम से कम 8 GB का हो, तो वो क्या देगा आपको? एंड्रॉयड फ़ोन का लिस्ट देगा जो 8 GB, जिसके वेब पेज में 8 GB लिखा हो। और उसके अलावा गूगल के पास इतनी इंटेलिजेंस है कि वो 8 GB का नहीं, आपने लिखा है अबोव 8 GB, तो वो 16 GB वाला फ़ोन भी आपको दिखाएगा। मतलब यूजर का जो भी इंटेंट है उसके बेस के ऊपर वो उसका एल्गोरिदम सर्च रिजल्ट्स दिखाता है। ओके, सो वो ऑप्टिमाइज करना पड़ता है वेब पेज लेवल पे। अगर आपके वेब पेज में वो 8 GB लिखा ही नहीं है तो गूगल आपका वेब पेज कैसे बताएगा यूजर को? तो इसीलिए एसईओ ऐसा कहा जाता है कि कंटेंट इज द किंग, और कंटेंट पे फोकस करिए कि बेसिक चीजें तो आपकी कंटेंट में होनी चाहिए। जैसे अगर आपका एक ई-कॉमर्स शॉप है जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो, तो वहां पे कंज्यूमर को क्या दिखेगा? वो प्रोडक्ट का फोटो दिखेगा। प्रोडक्ट अगर कुछ वर्क कर रहा है तो उसका वीडियो रख सकते हो। वो प्रोडक्ट का फोटो और वीडियो के बेस के ऊपर डिसाइड करेगा कि वो प्रोडक्ट उसको चाहिए, उसको लेना है कि नहीं लेना है। क्योंकि वो फिजिकल स्टोर में अगर आपकी शॉप में आता है या आपके ऑफिस में आता है तो आप उसको डेमो दे सकते हो, उसको टच एंड फील वो कर सकता है। ऑनलाइन में वो वैसा नहीं कर सकता। एंड ऐसा कहते हैं ना कि अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, वैसे अ वीडियो इज वर्थ अ लॉट मोर वर्ड्स। तो अगर आप आपके प्रोडक्ट्स का अगर किस वीडियो बना सको भले छोटा सा, तो आपका कन्वर्जन बढ़ा देगा। राइट। सो आपने जो मोबाइल फर्स्ट अप्रोच की बात करी, तो अपार्ट फ्रॉम रील्स, रील्स को क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। वैसे ही लॉन्ग फॉर्म कंटेंट्स है जो यूट्यूब पे पब्लिश होते हैं। पूरी दुनिया का जो ज्ञान आपको चाहिए अगर आपको सर्च करना आता है तो आप वो यूट्यूब से ले सकते हो। और ऐसा कहा जाता है कि जो बड़े बड़े कोचेज है, गुरुज है, वो जो ज्ञान देते हैं वो आप अगर एक बार ज्ञान ले लो तो उसमें मोटा मोटी चीजें आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाए। सो मुझे मेन क्वेश्चन तो ये था कि हाई रैंकिंग के लिए कौन सी चीज़ें पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि गूगल पे अगर टॉप 10 में आना है तो आप बेसिक क्या सजेस्ट कर सकते? सबसे बेसिक चीज़ है हाइजीन, मतलब आपके वेबसाइट की हाइजीन। उस पर सबसे प्राइमरी चीज़ आती है स्पीड ऑफ योर वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट लोड होने में 12 सेकेंड लगाती है वर्सेस आपके कंपटीटर की वेबसाइट अगर 3 सेकेंड में लोड हो जाती है, तो आप ही सोच के बताइए कि कंज्यूमर कहाँ एक्शन लेने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वर्सेस जहाँ पे लोड 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 हो रही है। तो वो वैसे भी लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है। वो आपकी वेबसाइट को क्लोज करके आपकी कंप्यूटर की वेबसाइट पे जाके उसको लीड दे देगा, अपनी इंफॉर्मेशन दे देगा। सो सबसे इम्पोर्टेंट है वेब पेज का स्पीड, लोडिंग टाइम ऑफ योर वेबसाइट। दूसरा होता है कि कॉल टू एक्शन। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो तो आप जनरली लिखते हो ऐड टू कार्ट।
प्रोडक्ट के नीचे एक बटन आता है ऐड टू कार्ट, उसकी जगह पे अगर आप उसको बाय नाउ कर देते हो, बाय नाउ, आपका 5% कन्वर्जन बढ़ जाए सिर्फ वो टेक्स्ट को ऐड टू कार्ट की जगह बाय नाउ करने से। ओके, प्रोवाइडेड कि आप ग्रोसरी स्टोर आपका नहीं है, क्योंकि ग्रोसरी स्टोर में जनरली पीपल आर मोर लाइकली टू पुट इन मोर देन वन प्रोडक्ट्स इन द कार्ट। बट अगर आपका एक स्पेसिफिक चीज का कार्ट है तो इट इज मोर लाइकली कि वो यूजर सिर्फ एक चीज ही एक टाइम में खरीदता है, तो वो ऐड टू कार्ट की जगह बाय नाउ होता है, तो ज्यादा लोग उसको बाय करते हैं। तीसरा है जो बटन होता है बाय नाउ, उसको वो पूरे वेब पेज के कलर से अलग कलर में हो, जनरली रेड रेकमेंडेड है, ताकि यूजर का अटेंशन उसके ऊपर जाए। अगर आप ऑनलाइन नहीं बेच रहे हो और अगर आपका लीड जनरेशन वेबसाइट है, तो आपका जो फॉर्म होता है, अब उसमें भी तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो आपको फोन करेंगे, एक होते हैं जो आपका वेब पेज पूरा ब्राउज करके आपको ईमेल करेंगे, और एक होते हैं जो आपके वेबसाइट के ऊपर जो फॉर्म है वो फॉर्म भर के बोलेंगे कि भाई मेरी ये इन्फॉर्मेशन है, मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है, प्लीज मुझे कांटेक्ट करिए। जो फोन करने वाला है वो फोन ही करेगा, उसको हम बोलते हैं ऑडिबल कस्टमर। ऑडिबल कस्टमर को इंटरेस्ट है किसी से बात करने में, तो वो आपको फोन करेगा, तो आपके नंबर्स विजिबल होने चाहिए। कई बार नंबर्स होते हैं बट क्लिक करो, आजकल ज्यादातर लोग 90% लोग आपकी वेबसाइट मोबाइल फोन से खोलते हैं और वो नंबर पे क्लिक करते हैं तो आपको कॉल ही नहीं जाता, तो नंबर लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। सो नंबर शुड बी विजिबल एंड इजी फॉर देम टू कॉल यू। सेकेंड, जो वो फॉर्म होता है जो फिल करते हैं लीड फॉर्म, वो भी विजिबल होना चाहिए और उसमें कम से कम फील्ड्स होने चाहिए। लोग तो पूरा क्या क्या फील्ड्स डाल देते हो, आपका नाम दो, आपका एड्रेस दो, आपका सिटी दो, आपका पिन कोड दो। अरे भाई इतना सब कुछ तो आप बाद में भी ले सकते हो, अभी क्या जरूरत होती है मिनिमम इंफॉर्मेशन की। और वो मिनिमम इंफॉर्मेशन क्या होती है? आपका नाम क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, और आपका मैसेज क्या है, आपको क्या चाहिए ना। इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास आ जाती है, फिर आप उसको कांटेक्ट करके बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप ले ही सकते हो। उसका एड्रेस जान के आपको भी क्या मतलब है, इनवॉइस बनाने के वक्त ही काम आते हैं, और लोग पहले लेना चाहते हैं। जो पहले लेते हैं उनको रीच कम आती है वर्सेस जो पहले नहीं लेते। राइट। दूसरा ऋषिक भाई, मेरा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि मैंने जो देखा है बिजनेस में, पहले ऐसा था कि ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा होता था कि लोग एक बड़ा कैपिटल रख के स्टॉक बाय करते थे जो भी इंडस्ट्री में है। बट जब से कोविड ख़त्म हुआ है और जितना डिजिटल मार्केटिंग का बढ़ावा हुआ है, मैंने एक पैटर्न नोटिस की है कि ट्रेडिशनल बिजनेस जो करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने जिसने भी डिजिटल मार्केटिंग को अडॉप्ट नहीं किया, उनका नो डाउट उनके पास अच्छा डिस्काउंट स्ट्रक्चर होने के बावजूद उनकी प्रोडक्ट इतनी सेल नहीं होती जिनकी उनके डीलर सेल करते हैं। शायद उनके डीलर ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग करते हो। हाँ, तो मुझे ये जानना है कि पहले आज से 20 साल पहले देखा जाए तो टेरिटरी बेस आपको डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दिया जाता था, और उसमें जो भी स्टॉकिस्ट है वो एरिया को डोमिनेट करते थे। तो आपको क्या लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग से क्या चेंज होगा? लाइक मैं ऐसा देख रहा हूँ कि जितना पावरफुल डिजिटल मार्केटिंग होगा, आप वर्ल्ड पे उतना सेगमेंट कवर कर पाओ। एग्जैक्टली, सो यू विल गो आउटसाइड योर कंट्री। सो आपने बहुत बढ़िया पॉइंट बोला। सो जो ये चैनल है कि भाई ये स्टेट का डिस्ट्रीब्यूटर, ये सिटी का डिस्ट्रीब्यूटर, ये डीलर, वो सिस्टम धीरे धीरे चली जाएगी। ओके, अभी जो कॉन्सेप्ट मार्केट में है उसको बोलते हैं D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स। ओके, पूरा चैनल ही चला गया। राइट। तो एज अ बिजनेस ओनर मुझे एक क्वेश्चन आपसे ही पूछना है कि क्या ये मतलब सबके लिए थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी है? अगर अपॉर्चुनिटी है तो अभी से उसको ग्रैब करना है या उसके लिए प्रिपेयर होना है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? सो इट्स अ थ्रेट फॉर ऑल दोज डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। क्योंकि अगर आप किसी भी डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को, जब वो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बन रहा है ना, उसके पीछे की थॉट प्रोसेस के ऊपर जाइए कि आज वो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर क्यों बनना चाहता है। सबसे पहला रीजन, या तो उसके पास फंड्स नहीं है, दूसरा उसके पास प्रोडक्ट नहीं है, तीसरा उसको बेचना भी आता नहीं।
सो वो ब्रांड के ऊपर डिपेंडेंट है, वो पूरा का पूरा किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। वो क्या कर रहा है, स्टॉकिस्ट बन के बैठा है। मतलब मेरे पास वेयर हाउस है, मैं चीजों को रखता हूँ, आप बोलो उसको मैं दे दूंगा बिल बना के, काम खत्म। अब वो काम कौन कर रहा है, अमेजोन। अमेजोन का जो सॉफ्टवेयर है, अमेजोन का जो बैकएंड है, वो वर्ल्ड का बेस्ट वेयर हाउसिंग का सॉफ्टवेयर है उसका। राइट। मतलब वो हर, आप अगर अपना प्रोडक्ट, एक एग्जांपल ही देता हूँ कि आज अपने सिटी में एप्पल के आईफोन दिन के 200 बिकते हैं अमेजोन पे से, तो अमेजोन को पता है कि 200 फोन की रिक्वायरमेंट अहमदाबाद में है। अगर वो आईफोन का स्टॉक बैंगलोर में मैन्युफैक्चर हो रहा है, एग्जांपल मुझे नहीं पता कहाँ हो रहा है, बट लेट्स सी फॉर एग्जांपल वो बैंगलोर में मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो वो अगर इंडिविजुअल कोई यहाँ से ऑर्डर करता है तो बैंगलोर से आने में 3 दिन लग जाते हैं। और वो अमेजोन को पता है कि अगर वो 3 दिन लगेगा तो वो मेरी पोर्टल से नहीं खरीदेगा, वो लोकल रिटेलर से ले लेगा। वो पता हो है, इसीलिए अमेजोन क्या करता है, उसके फॉरकास्टिंग सिस्टम से और उसके वेयरहाउसिंग में, अगर एप्पल वाला बोलता है कि भाई 200 फोन की यहाँ दिन की जरूरत है, 300 या 250 फोन यहाँ रख दो, तो अगर थोड़ा डिमांड भी आया, सर्ज हुआ, तो यहाँ से नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो फोन आपके टेबल तक पहुंच जाए। और कोई कोई सिटीज में अमेजोन सेम डे डिलीवरी देता है। 11 बजे से पहले आप ऑर्डर करो तो शाम के 5 बजे आपको चीज मिल जाती है। तो शायद वो आपका लोकल स्टोर वाला नहीं कर पाएगा। और वो लोकल स्टोर के बारे में अगर आप सोचो तो वो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करके बैठा है। सिटी के मेन एरिया में करोड़ों रुपए की या तो शॉप खरीदी है या तो लाखों रुपए का रेंट पे कर रहा है। वो रेंट की पे करने के बाद वो एक्सपेक्ट करता है कि कंज्यूमर उसके यहाँ वॉक इन करे। अरे भाई, ऑनलाइन के जमाने में भाई क्यों वॉक इन करेंगे यंगस्टर्स? उनको तो बटन क्लिक पे अगर कोई चीज हो रही है, आज जोमेटो और स्विगी क्यों इतना ग्रो कर रहे हैं? क्योंकि ये रोटी कपड़ा मकान का जमाना नहीं है, ये कन्वीनियंस का जमाना है। लोगों को कन्वीनियंस चाहिए। इनफैक्ट वो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पे करने को भी रेडी है। आज आप किसी रेस्टोरेंट से कुछ मंगवा रहे हो तो जोमेटो वाला बोलता है 15 रुपया डिलीवरी चार्ज लगेगा, 20 रुपया लगेगा, वो हैप्पीली पे करता है क्योंकि उसका समय बच रहा है, उसको कन्वीनियंस है। तो अगर आप उस तरीके से सोचोगे किसी भी बिजनेस में, तो कंज्यूमर नीड्स इज कन्वीनियंस। और वो कन्वीनियंस वो उसको कैसे मिलेगी? सो एज ए कंज्यूमर सोचिए तो कि अगर वो मैन्युफैक्चरर से खरीदता है तो उसको सपोर्ट अच्छे से मिलेगा। प्रोडक्ट कैसे चलता है, कई कई केस में लोग ऐसा होता है कि प्रोडक्ट खरीद के रख ले तो नहीं है, बट ये चलती कैसे है या उसका इफेक्टिवली यूज कैसे करा जाए वो हमें नहीं पता, क्योंकि वो डीलर को ही नहीं पता, वो हमें नहीं समझा पा रहा है। तो जब आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से वो चीज लेते हो D2C, तो मैन्युफैक्चरर आपको वो सपोर्ट बहुत अच्छे से दे सकता है अगर वो देता है तो, राइट, हैंड होल्डिंग देता है तो। सेकेंडली आपने बोला कि अब मार्केट इंटरनेशनल हो गया है। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है और वो प्रोडक्ट में आपने अगर पेटेंट लिया हुआ है कि कोई और कॉपी नहीं कर सकता, then you can sell it to the whole world. You are not restricted by your own city or you are not restricted by your own country. So growth is enormous. So if you are only into trading business, it's a threat. Because again, in trading business, it's just like you are a dealer or distributor का एक नीचे का level हो गया. So if you are into just trading, you should focus on solutions. कि जो प्रोडक्ट आप खरीद के किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, उसका बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा वर्सेस सिर्फ वो प्रोडक्ट को बेचोगे। राइट, ओके। तो अगर फ्यूचर वाइज देखा जाए तो अगर ट्रेडिंग के बिजनेस आप बोल रहे हो कि उनको थ्रेट है, तो अगर उसमें टेक्नोलॉजी ऐड करनी है तो क्या हो सकता है? लाइक फिर भी अगर किसी को ट्रेडिंग ही करना है, अमेजोन पे जाके लिस्ट कर दो अगर B2C है तो। अच्छा, B2B भी काफी प्रोडक्ट्स अमेजोन पे बिकती है, क्योंकि आज अमेजोन इतना खर्चा कर रहा है कंज्यूमर को एक्वायर करने के लिए, जो एज एन इंडिविजुअल, एज अ ट्रेडर, इवन अ बिग ट्रेडर कैन नॉट अफोर्ड इट, बिकॉज वो प्रोडक्ट बेचने पे जो मार्जिन है ना वो बहुत कम है वर्सेस अमेजोन जो खर्चा कर रहा है कंज्यूमर को लाने के लिए। बट ज्यादातर लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है कि अमेजोन बहुत चार्जेस ले रहा है इसीलिए हमको अमेजोन पे नहीं बेचना चाहिए। भाई वो चार्जेस नहीं है, वो मार्केटिंग कॉस्ट है। ओके, बट उसमें भी बहुत बड़े बड़े
लूप होल्स अवेलेबल है, क्योंकि मैंने भी पर्सनली अमेजोन में सेलर अकाउंट बनाया हुआ है, फिर मैंने बंद कर दिया। तो अभी उसके सॉल्यूशन फिगर आउट कर रहे हैं, बट स्टिल मतलब वो भी ग्रोइंग स्टेज में है, देखते हैं अभी क्या होता आपको बोट ब्रांड के बारे में पता है? बोट, है। हाँ, वो खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शायद अभी हुआ कि नहीं पता नहीं, बट दे आर अ ट्रेडिंग, दे स्टार्टेड एज अ ट्रेडिंग कंपनी। यस सो व्हाट दे बिल्ट देयर ओन ब्रांड। यस। उनको पता था कि चाइना में आईफोन भी चाइना में ही बनता है और सबसे बेकार क्वालिटी का फोन भी चाइना में बनता है। सो उसको परख थी कि क्या आईफोन है और क्या नॉर्मल फोन है। वो अच्छी क्वालिटी की चीजों को अपने ब्रांड से बेचना शुरू किया ओनली थ्रू अमेजोन टू स्टार्ट विथ। और एक छोटी सी कंपनी इतनी बड़ी ब्रांड बन गई वो सिर्फ अमेजोन से। राइट। सो कमिंग बैक टू आवर मेन टॉपिक कि टॉप रैंकिंग में आना है, तो उसके लिए और क्या सजेस्ट कर सकते हो आप? मोटा मोटी जो मैंने बताया, स्पीड, कॉल टू एक्शंस, कलर ऑफ द कॉल टू एक्शंस के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट एक मिथ है लोगों का कि मेरी वेबसाइट दिखने में बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब उसको बहुत अच्छी करने के कारण या तो वो बहुत सारे फ्लैशी कलर्स हो जाते हैं जो कंज्यूमर को नहीं पसंद आते और बंद कर देते हैं, या तो वो लोडिंग टाइम इतना ले लेती है कि वो कंज्यूमर परेशान होकर बंद कर देता है। सो ऑलवेज डिजाइन योर वेबसाइट नॉट फॉर योर सेल्फ बट फॉर योर कंज्यूमर्स इन माइंड, कि कंज्यूमर को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, वो फोर फ्रंट पे कंटेंट को सही तरीके से दिखा के हो सकता है। दूसरा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है मोबाइल फर्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में आपने बात करी, तो वो क्या है कि आज पहले बंदा अपने मोबाइल फोन में कुछ ढूंढता है, अगर उसमें उसको ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है कि इसको ज़्यादा एक्सप्लोर करना है तो वो फिर वही वेबसाइट को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे खोल के डिसीजन मेक करता है। सो पहला इंटरेस्ट पॉइंट और इंटरसेक्ट पॉइंट हुआ है वो उसका मोबाइल फ़ोन है। तो मोबाइल फ़ोन ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट होना चाहिए। कई बार वो वेबसाइट को पूरा जूम करके देखना पड़ता है, यू लूज द कंज्यूमर। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो कैसे करना होता है। वो तो देखेगा यार इसमें तो कुछ रीडेबल नहीं है, बंद कर देगा, दूसरे कंप्यूटर के बाद चला जाएगा। So it should be mobile optimized. Right. Okay. So जैसे मोबाइल फर्स्ट अप्रोच की बात हो ही रही है, अगर आपने समझ लेते हैं कि हमारा वेबसाइट ठीक है अभी, तो पेड मार्केटिंग के लिए वेबसाइट का कैसे यूटिलाइजेशन किया जाए और उसके लिए आप कौन सी बेस्ट टेक्निक बताओगे? ग्रेट क्वेश्चन। 90% लोग ये गलती करते हैं कि जब वो पेड मार्केटिंग शुरू करते हैं तो अपने वेबसाइट को प्रमोट करते हैं, जो कभी नहीं करना चाहिए। ओके। उसके 3 कारण हैं। पहला, आपकी वेबसाइट बनी है ब्राउजिंग के लिए, माने कि मैं किसी आपके वेब पेज के ऊपर आया और मुझे वो प्रोडक्ट में इंटरेस्ट पड़ा और वहाँ पे मैंने आपकी फेसबुक की लिंक देखी और मैं वहाँ फेसबुक पे चला गया, आपके फेसबुक पेज पे, और मैं वहाँ वीडियो कंज्यूम करने चला गया। मेरा इंटेंट क्या था? मुझे कुछ परचेस करना थी आपकी एक वेबसाइट पे, बट मैं कहाँ चला गया? फेसबुक पे। फिर मुझे किसी का फोन आ गया और वो बात रह गई। राइट। सो उसके लिए स्पेसिफिकली इंडिविजुअली लैंडिंग पेजेस बनाने पड़ते हैं जिनसे आपका कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा। कन्वर्जन रेट मतलब लेट से 100 लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं, लैंडिंग पेज पे आते हैं, और 5 लोग परचेस करते हैं प्रोडक्ट को, वर्सेस आपकी वेबसाइट में 100 लोग आते हैं, सिर्फ 2 लोग परचेस करते हैं। आप क्या चाहोगे? 5 वाला, बट ऑब्वियस है क्योंकि उसमें आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो लैंडिंग पेजेस स्पेसिफिकली आपके हर एक प्रोडक्ट जो आप मार्केट कर रहे हो उसके बनाने चाहिए। ओके। सो लैंडिंग पेजेस में क्या ध्यान रखना चाहिए? लाइक हम किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट को हम कॉम्बो बना के भी कर सकते हो। आपको कैसे फोकस करना है उसके ऊपर है, पर उसमें थोड़ी थोड़ी चीजें होती है कि जैसे उसमें मेनू बार नहीं होता है, और अगर होता भी है तो यूजर को उसी पेज में रखा जाता है, दूसरे पेज में बाहर नहीं ले जाया जाता।
क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही वो किसी और पेज में गया, चांसेस आर दैट कि वो इंटेंट से आया था, परचेस के इंटेंट से, वो कहीं और चला जाएगा। राइट। और दूसरी एक आपने एक चीज मेंशन की है, रीमार्केटिंग। वो एग्जैक्टली क्या है, वो थोड़ा डिप में समझाओ। श्योर। सो रीमार्केटिंग बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है। जैसे लेट्स से आपने मेक माई ट्रिप पे दिल्ली से मुंबई की एक टिकट परचेस करने के लिए आपने एक सर्च करा कि मुझे दिल्ली से मुंबई ये पर्टिकुलर तारीख को जाना है। राइट। समहाउ आपको फेयर थोड़ा ज्यादा लगा कि भाई ये फेयर 7,000 रुपये आ रहा है, आपको समहाउ थोड़ा ज्यादा लगा, और आपने वो परचेज इंटेंट को वहां पे ही स्टॉप कर दिया और आप किसी और काम में लग गए। फिर आप देखोगे कि आप न्यूज़ वेबसाइट देख रहे हो, लेट्स से टाइम्स ऑफ इंडिया देख रहे हो, टाइम्स ऑफ इंडिया की साइट पे आपको एक ऐड दिखती है जो बोलती है मुंबई टू दिल्ली टिकट फॉर 6,900, 100 रुपीज ऑफ ओनली इफ यू ब्लॉक इट राइट नाउ, और वो मेक माई ट्रिप की ऐड होती है। सो वैसे ब्रांड्स, गूगल एक फीचर देता है एड्स में कि जो कंज्यूमर आपके साइट पे आया और उसने कुछ या तो परचेज इंटेंट होता है या तो लीड जनरेशन इंटेंट होता है, वो इंटेंट कंप्लीट नहीं करा तो उसको कुकी करके उसको ऐड दिखा सके। अच्छा। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप ये करते हो तो आप 30% मोर बिजनेस जनरेट कर सकते हो। ओके, मतलब ये कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट टाइम सुना। अच्छा। मतलब अभी मैं रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ तो मेरे सामने भी ऐसी बहुत सारी एड्स आती है, बट जब आपने मेंशन किया तब मुझे पता चला कि ये भी एक टूल है जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। साइकोलॉजिकली इसकी भी बहुत बड़ी इम्पैक्ट है। यस। सो ये टूल, दिस टूल वाज पेटेंटेड बाय अ कंपनी ऑफ शिकागो, ओके। जिसमें मैं थोड़े टाइम के लिए वर्क कर रहा था, और वो इवेंचुअली गॉट एक्वायर्ड बाय डबल क्लिक, और वो डबल क्लिक के बाद गूगल हैड यूज्ड दैट। सो गूगल पे आने से पहले ये चीज़ मैं 2006-7 में इम्प्लीमेंट करता था, जिसमें पॉपुलर वेबसाइट्स लाइक वॉलमार्ट, डेल.com, वर्ल्ड की टॉप 100 ई कॉमर्स वेबसाइट्स उस टाइम पे जो थी, उसमें ये रीमार्केटिंग का कॉन्सेप्ट उस टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था। अच्छा, दैट्स ग्रेट। सो ऋषिक भाई, मुझे आप ये बता सकते हो कि जो हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आया है उसको लीड में कैसे कन्वर्ट कर पाए, और लीड में कन्वर्ट करने के बाद उसको अगर सेल्स में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप कौन सी टेक्निक सजेस्ट करोगे? लाइक रीमार्केटिंग वाला कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, बट उसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो इजीली हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? श्योर। सो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कंज्यूमर को आपको क्या करवाना है उस तरफ उसको ले जाना। अगर आपको परचेस करवाना है तो परचेस की तरफ ले जाओ, लीड पे ले जाना है तो लीड की तरफ ले जाओ। तो फॉर एग्जांपल लीड की तरफ ले जाना है तो लीड जनरेट करने से पहले कंज्यूमर के दिमाग में क्या क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में सोचिए। कंज्यूमर को क्या उसका फोटो देखना है, कंज्यूमर को क्या उसका डिटेल्ड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन चाहिए, और आपके पास पीडीएफ है तो पीडीएफ की लिंक दे दो, उसको इजी पड़े। उसके जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस उस प्रोडक्ट को खरीदने से पहले के जो है उसको उस पेज में लिख दो, ताकि वो अपने आप डिसाइड कर पाए कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए कि नहीं। अगर वो डिसाइड करता है कि उसको वो प्रोडक्ट खरीदना है, दूसरा सिंपल स्टेप है कि आप तक पहुंचने का तरीका भी वो क्लियरली वहां पे मेंशन, एकदम सिंपल। लोग ये चीज को इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि मुझे नहीं पता क्यों। सही बात है। प्री सेल्स frequently ask questions and ways in which he or she can contact you if it's a lead generation thing. राइट। और अगर लीड जनरेट हो गई इससे, तो इसको कन्वर्ट करने में कई बार क्या होता है कि वो लोग कार्ट में वो प्रोडक्ट्स डाल के रखते हैं, या फिर मतलब एक बार सब कुछ समझने के बाद फिर उनका मूड नहीं होता, या फिर ऐसा समझते कि अभी बाय नहीं करना है। तो उस टाइम पे अगर हमें उनको थोड़ा इन्फ्लुएंस करना है तो उसके लिए कोई टेक्निक है आपके पास? बहुत सारी टेक्निक्स है। ओके। तो आपने बताया कि कार्ट में ऐड तो कर दिया, मतलब उनका इंटेंट था उसको लेने का, बट समहाउ वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है,
या तो उनके दिमाग में कोई और प्रोडक्ट आ गया है जो आपसे बेटर है, या तो उनके दिमाग में है कि अभी नहीं, नॉट नाउ। ये सेल्स की एक टेक्निक है जो बहुत सारे लोग सिखाते हैं कि सेल्स के अंदर क्या होता है, तो रिजेक्शन होता है। वो रिजेक्शन होता है तो ऐसा सिखाया जाता है कि वो जब मना करता है, नो बोलता है, तो उसको नो नहीं समझने का, नॉट नाउ, अभी नहीं। सो मे बी वो अभी नहीं बट बाद में खरीद सकता है। तो उसमें ज्यादातर शॉपिंग कार्ट्स के अंदर आज एक प्लगइन आता है, एड ऑन आता है, जिसको बोलते हैं एबेंडेंट कार्ट रिकवरी मॉड्यूल। मतलब जिन जिन लोगों ने एड टू कार्ट तो करा, प्रोडक्ट कार्ट में रखा, रजिस्टर भी करा, बट पेमेंट तक नहीं पहुंचे, या पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, या पेमेंट तक करने का उन्होंने ट्राई ही नहीं करा, उन सब लोगों को वो सिस्टम से ईमेल भेजेंगे कि भाई वी सॉ दैट यू हैव एडेड दिस प्रोडक्ट टू योर कार्ट, क्या हम आपके कोई क्वेश्चन को आंसर कर पाए टू फैसिलिटेट दिस, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस। ऑटोमेशन मेल कर सकते हो, कॉल भी आप कर सकते हो उनको कि भाई क्या अटका था। कई बार लोग ईमेल का जवाब नहीं देंगे, कॉल करेंगे तो जवाब दे देंगे। राइट। थोड़े दिनों बाद, 3 दिन के बाद फिर से रिमाइंड करिए, शायद वो बाय करने बैठे हो और उनको कोई और काम आ गया। क्योंकि आज के सोशल मीडिया के ज़माने में नोटिफिकेशन के पॉपअप्स इतने आते हैं कि आपका फोकस डिफोकस हो जाता है काम से। सही बात है। एंड फॉलो अप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, फॉलो अप इज द की। ऐसा कहा जाता है कि मिनिमम 13 टाइम्स फॉलो अप करना चाहिए। 13 टाइम्स। और अंटिल वो सामने वाला हाथ जोड़ के मना करे भाई अभी मत कर, तो भी उसको पूछने का हो कि अभी नहीं करूंगा बट कब करूं। राइट। ज्यादातर बिजनेस ओनर्स को यही प्रॉब्लम आता है कि मैक्सिमम वो 2 बार फॉलोअप लेते हैं, फिर या तो फिर उनको ईगो पे आ जाता है, या तो फिर उनको लगेगा कि मैं इसके पीछे क्यों टाइम वेस्ट करूं। फॉर्च्यून लाइज इन फॉलोअप्स। राइट। दूसरा रुचि भाई मुझे पूछना था कि आज अगर टॉप 10 रैंकिंग में आना है तो, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी इतने बहुत सारे हो गए हैं कि लाइक यूट्यूब है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, तो अगर ये सारे प्लेटफॉर्म पे नो डाउट अगर B2B सेगमेंट में हो तो लिंक्डइन और यूट्यूब बेस्ट है आपके लिए, बट स्टिल प्रेजेंस तो हमें सब जगह पे रखनी होती है। तो ज़्यादातर बिजनेस ओनर के पास इतना फंड नहीं होता कि एजेंसी को मंथली 50,000 60,000 पे कर पाए सारे सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करने के लिए। तो क्या आपके पास ऐसे कोई टूल्स है जो आप सजेस्ट कर पाओ कि अगर वो बिजनेस ओनर खुद आधा घंटा भी देता है, स्टिल वो 10 सोशल मीडिया अकाउंट को हैंडल कर पाए? ग्रेट। सो इसमें 2 टाइप के टूल लगेंगे। एक टूल जो उसको बनाने में काम आता है, जैसे अगर वीडियो बनाने के बाद उसको अच्छे से एडिट करना है तो इन शॉर्ट करके एक ऐप आता है जो वर्ल्ड की बेस्ट और पॉपुलर ऐप है। राइट। और दूसरा पोस्ट करना है तो कैनवा टूल है, जो मैं कहता हूँ कि आजकल हर एक बिजनेस ओनर को आता होना चाहिए, और अगर वो खुद नहीं कर सकता तो अपनी टीम के किसी मेंबर से वो कराए। वो इतना सिंपल है कि आज स्कूल में जाने वाला 5वीं कक्षा का बंदा भी उसको इजीली ऑपरेट कर पाता है। आजकल मेरे बच्चों को स्कूल में असाइनमेंट्स मिलते हैं कि कैनवा में इतना बना के दिखाइए। सो एक स्टैंडर्ड हो गया है। राइट। और दूसरा है कि मल्टीपल सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को मैनेज करना, जो आपने पूछा, तो उसके भी टूल्स आते हैं। पॉपुलर करके एक है, और बाकी बहुत सारे अलग अलग तरीकों के अलग अलग फीचर्स देते हैं, जिसमें आपने एक बार आपका फेसबुक अकाउंट उससे लिंक कर दिया, लिंक्डइन अकाउंट लिंक कर दिया, और आपने पोस्ट डाली तो वो सारे प्लेटफॉर्म में आपके डिजायर्ड टाइम पे पोस्ट हो जाएगी, ताकि आपको हर एक जगह पे इंडिविजुअली ना जाना पड़े। राइट। ओके। मतलब अगर देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट हर चीज के लिए एक टूल अवेलेबल है। एब्सोल्युटली। अगर आपको पता है अगर वो, तो ये सारी चीज आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो, और वो भी लो कॉस्ट में मैनेज कर सकते हो। इन मोस्ट केसेस नो कॉस्ट भी पॉसिबल है। यस, दैट्स ग्रेट। ओके। सो ऋषिक भाई, एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि अगर हम इतनी मेहनत करके डिजिटल मार्केटिंग के सारे प्लेटफॉर्म पे अगर अवेलेबल रहते हैं और क्रिएटिव्स डिज़ाइन करके अगर जब हम पोस्ट करते हैं,
तो कई बार ऐसा होता है कि किसी के लाइक्स ही नहीं आती। और दूसरा मुझे ये जानना है कि ये पोस्ट अगर करनी है तो कितनी फ्रीक्वेंसी पे करनी चाहिए, ताकि मतलब हमारे व्यूअर्स को एक आदत बन जाए कि हर बार विजिट करके उनको कुछ नई वैल्यू एडिशन कर पाए। उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? ठीक है, देखिए सबसे पहले तो जब आप पोस्ट करते हो, कई बार ऐसा भी होता है कि पोस्ट करा बट उस पर एक भी लाइक नहीं आया, या एक भी लोगों ने कमेंट नहीं करा, एक भी लोगों ने उस पर क्लिक नहीं करा। ऐसा क्यों? बेसिकली जब आप पोस्ट करते हो तो अभी ऐसा कहा जाता है कि ओनली 4% ऑफ द पीपल एक्चुअली लुक एट योर पोस्ट। मतलब अगर आपके 100 फ्रेंड्स है ना, तो सिर्फ 4 लोगों तक एवरेज आपकी पोस्ट पहुंचती है। उसका क्या कारण है? फेसबुक को एक कॉस्ट लगता है उस पोस्ट को आपके फ्रेंड्स तक पहुंचाने के लिए। अच्छा, अब वो हर किसी को हर कुछ दिखाएगा तो उसको क्या मिलेगा? और उसका एम क्या है कि जिसको जो पसंद है वो दिखाओ, जो चीज ज्यादा एंगेज होती है वो दिखाओ। अगर आपकी पोस्ट आपने बनाई है हैप्पी रिपब्लिक डे, उस रिपब्लिक डे पे ऐसा लिखने वाले हजारों लोग हैं, तो किसकी पोस्ट दिखाएगा और क्यों? उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। राइट। ज्यादातर बिजनेस ओनर्स ये गलती करते हैं कि वो किसी डिजिटल एजेंसी को हायर करते हैं और बोलते हैं कि मैं महीने का इतना रुपया दूंगा, आप मेरे को कितनी पोस्ट बना के दोगे, दिन की 1, 2, 5। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने फ्रीक्वेंसी पे पोस्ट करना चाहिए। और अगर वो एजेंसी पोस्ट करती है और आपको उसको पूछोगे कि 6 महीने में क्या रिजल्ट मिला, मोस्ट केसेस वो बोलेगा मिनिमम या तो कुछ नहीं मिला या तो बहुत कम मिला। बहुत कम चांसेस है कि वो बोलेगा अरे जोरदार रिजल्ट। क्यों? क्योंकि बिजनेस ओनर्स है ना, पैसा दे के छोड़ देते हैं चीजों को। बल्कि मैं ऐसा कहता हूँ कि बिजनेस ओनर शुड बी इन्वॉल्व इन एवरी स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग फॉर दैट कंटेंट। अगर वो करता है ना तो डेफिनेटली मेरा गारंटी है कि वो कंटेंट पावरफुल बनेगा। एजेंसी सिर्फ अपने हिसाब से बनाएगी वर्सेस बिजनेस ओनर इन्वॉल्व होके बनवाएगा तो। और उसकी फ्रीक्वेंसी है वो इंडस्ट्री वाइज डिफर करती है। हर एक इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड होता है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक स्टैंडर्ड है कि कम से कम 5 पोस्ट आप डालोगे नहीं, तब तक वो आपके ज्यादातर ऑडियंस तक पहुंचेगा नहीं उसमें से एक कंटेंट। तो आप जितना डाल सको उतना कम है, बट वो एंगेजिंग होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। हैप्पी रिपब्लिक डे जैसे पोस्ट नहीं होने चाहिए। राइट, ओके। सो आपने जैसे बोला कि दिन के 5 पोस्ट मिनिमम अगर करोगे तभी जाके कुछ वायरल होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर 5 पोस्ट हमने दिन की डाली तो बहुत सारे व्यूअर्स का यही क्वेश्चन होता है कि दिन के 5 पोस्ट अगर हम डालेंगे तो कंटेंट खत्म नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए आपका क्या आंसर है? देखिए, कंटेंट मेरे हिसाब से कभी खत्म नहीं होता। दुनिया में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, उसमें ज्यादातर चीजें नई होती है। उसको लेवरेज करके आप अपना कंटेंट भी बना सकते हैं। किसी ने कुछ स्टेटमेंट दिया और आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट आपके हिसाब से गलत है, तो आपका व्यू पॉइंट दीजिए उसके ऊपर। किसी जगह पे कुछ कंट्रोवर्सी हुई है, उसमें आप अपना व्यू पॉइंट दीजिए कि भाई ये कंट्रोवर्सी हुई है बट मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। लोगों को कुछ नया चाहिए और वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो हो ही रहा है। उसको लेवरेज करके आप अपना कंटेंट आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ उसको कनेक्ट कर दीजिए। राइट। जितनी भी वायरल पोस्ट हुई है, बहुत सारे लोगों ने ट्रेंड को लेवरेज करके ऐसे कंटेंट बनाए हैं और वो बहुत वायरल हुए हैं। सो किसी भी ट्रेंड को पकड़िए, और ट्रेंड तो आपको पता है हर रोज कुछ नया बदलता रहता है। राइट, ओके। सो थैंक यू सो मच ऋषिक भाई, आप हमारे शो पे आए और आपके एक्सपीरियंस से आपने जो डिटेल में समझाया कि मार्केटिंग किस तरह से करना चाहिए और कैसे कैसे हम लीड जनरेट कर सकते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू राज फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू।